वेनलैंड सागा या फिर कहूँ गोटलैंड सागा। इस एनिमे के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। मेरे पास कहने को शब्द नहीं है इस एनिमे की तारीफ में। इसका सीज़न 1 सीज़न 2 के मुकाबले बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि सीज़न 2 तब भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सीज़न 1 की स्टोरी तो काफ़ी तगड़ी थी ही, लेकिन मैं उसे एक्शन और खून खराबी जैसे से ज़्यादा देख रहा था। हालांकि सीज़न 2 में भी मैं इस चीज़ों का वेट कर रहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन स्टोरी के मुकाबले में सीज़न 2 काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस करता है। थॉरफिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट एक अलग ही लेवल पर हो चुका है। सीज़न 1 सीज़न 2 के मुकाबले बिल्कुल ही अलग तरह में चलता है। जहाँ सीज़न 1 पूरी तरह वॉर के लिए डेडिकेटेड था, वही सीज़न 2 वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस पे है, जैसे कि स्लेवरी, वॉर कैजुअलिटीज और कैरेक्टर्स की गिल्ड्स। सीज़न 1 में थॉरफिन पूरी तरह होलो था। उसको जो कमांड दी जाती थी थॉरफिन वो कर देता था, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं सीज़न 2 में थॉरफिन काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गया है, वो खुद के डिसीजंस ले रहा है। हालांकि सीज़न 1 की एंडिंग के बाद थॉरफिन एक स्लेव बन गया था, क्योंकि थॉरफिन का पूरा मकसद यही था कि वो एस्केलेट को अपने हाथों से मारे, जो कि वो नहीं कर पाता और वो प्रिंस के न्यूट पे हाथ उठा देता है, जिसकी वजह से थॉरफिन को एक स्लेव बना दिया जाता है। वैसे तो एस्केलेट भी अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कैरेक्टर था, लेकिन जब प्रिंस के न्यूट ने उसे मारा तो मैं बहुत गंदा किला किया था। मतलब एक लड़की जैसा, लुगाई जैसा दिखने वाला बंदा एस्केलेट जैसे बैड कैरेक्टर को मारते तो कितना ज़्यादा किला समझती है, तुम सोच ही सकते हो। हालांकि ये सब एस्केलेट का पहले से ही प्लान था कि उसके देश को बचाने के लिए उसको ऐसा सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा गिलस किया था क्योंकि थॉरफिन ने उसे नहीं मारा। हालांकि अगर थॉरफिन भी उसे मारता तो शायद दुख तो मुझे तब भी होता। उसके बाद तो कनूट भी काफ़ी ज़्यादा तेज चीज़ बन चुका है। उसने अपने भाई को जहर दे के मार दिया स्लो पॉइजन से, और अपने बाप को दोस्त ने खुद मरवाया था एस्केलेट के हाथों, और अब पूरे इंग्लैंड और वाइकिंग आर्मी को वही कंट्रोल करता है। हालांकि वो पूरी दुनिया में पीस लाना चाहता है, लेकिन लोगों को मार के उन्हीं के लैंड पे कब्जा करके एक पीस कैसे स्थापित की जा सकती है। और फिर इनको कई सारे नए कैरेक्टर्स मिलते हैं जो उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, जैसे कि एनर जो कि एक स्लेव ही था थॉरफिन की तरह ही, वहीं केटिल जो कि थॉरफिन का मालिक था, और आर्नहीट जो कि उसके मालिक की पर्सनल स्लेव थी। और लाइक अदर स्लेव मास्टर्स, केटिल ने एक डील रखी थी थॉरफिन के लिए कि तुम उन पेड़ों को काटो, वहाँ जो फसल उगाओगे उससे जो भी अर्निंग होगी वो तुम चुका के मुझे अपने आप को आज़ाद कर सकते हो। हालांकि और कोई ट्रेडर ऐसा करता नहीं, कोई भी मास्टर, लेकिन केटिल करता था। लेकिन ये चीज़ सिर्फ थॉरफिन और एनर के लिए लागू थी, ना कि आर्नहीट के लिए। हर कैरेक्टर के अपने अलग दुख हैं, अलग परेशानियां हैं। जैसे कि एनर के गांव में वाइकिंग्स ने हमला करा था, जिसकी वजह से उसके गांव में सबको मार दिया गया और उसको एक स्लेव बना दिया गया। एनर की माँ और बहन उसको बचाने के चक्कर में मारी गई। नहीं तो तुम सोच ही सकते हो केटिल तो शरीफ आदमी था, उसकी जगह जो दूसरे स्लेव मास्टर थे वो कितना बुरा व्यवहार करते हैं, उसकी माँ और बहन के साथ क्या होता वो तो तुम सोच ही सकते हो। इसीलिए एनर वॉर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है, और जितने भी वॉरियर्स या वाइकिंग्स होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसके पूरे गांव को जला दिया था और उसके माँ बहन को मार दिया था। जब एनर को पता लगता है कि थॉरफिन भी एक वॉरियर रह चुका है जो कि वाइकिंग आर्मी में था, तो एनर थॉरफिन से भी नफरत करने लगता है। हालांकि साथ में रहते रहते दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है और वो अब एक दूसरे को भाई की तरह समझने लगे हैं। एनर को आर्नहीट पसंद होती है, हालांकि उसका कुछ ज़्यादा खास रोल था नहीं, लेकिन उसकी मौत जब होती है तो वो मौत भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिट करती है। सच कहूँ तो विनलैंड सागा के मेकर्स ने काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का काम किया है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे मांगा के पैनल को सीधे स्क्रीन पर उतार दिया हो। बाकी के कैरेक्टर्स की तरह आर्नहीट का भी अलग ही दुख है। उसका पति जंग लड़ने जाता है क्योंकि उनके गाँव के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, या यूँ कहूँ कि वहाँ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं जिसके लिए दो गाँव आपस में लड़ रहे होते हैं। जिस जंग से आर्नहीट का पति गादर कभी वापस ही नहीं आता। बाद में वो कहीं स्लेव बन जाता है और आर्नहीट को भी स्लेव बना दिया जाता है क्योंकि उनके गांव पे दूसरे वाइकिंग्स ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अपना बेटा खो दिया है। और ऐसे ही एक स्लेव मास्टर जो कि केटिल था उसने आर्नहीट को खरीद लिया था। हालांकि बाद में जब गादर को पता लगता है कि आर्नहीट जिंदा है तो वो अपने स्लेव मास्टर को मार के आर्नहीट के पास आ जाता है उसे आज़ाद कराने के लिए। उस टाइम केटिल गाँव में था नहीं। ऐसे ही वो कई सारे लोगों को मारता है और वो स्नेक के कई सारे बंदों को मार देता है, इसकी वजह से स्नेक बहुत बुरी तरह किलस चुका था। स्नेक उसकी जान लेने वाला था। गादर जब पहली बार आर्नहीट को छुड़ाने आता है तो आर्नहीट उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा पति तो पहले ही मर चुका है, तुम कोई बहरूपिया हो। हालांकि आर्नहीट जाना तो चाहती थी, लेकिन वो चाहती नहीं है क्योंकि वो केटिल के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर गादर वहाँ ज़्यादा देर रुकता तो स्नेक के आदमी उसे वैसे भी पकड़ ही लेते, और ऐसा ही होता है, वो लोग उसे बंदी बना लेते हैं। बाद में आर्नहीट गादर के जख्म साफ करने के बहाने वहाँ जाती है और उसके हाथ खोल देती है। गादर इतना हरामी बंदा था, वो कई बंदों की वहाँ जान लेता है। मुझे ठीक से याद तो नहीं क्योंकि ये एपिसोड मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था, लेकिन एक बंदे की गर्दन अपने मुंह से काट देता है। बीइंग स्लेव थॉरफिन और एनर को आर्नहीट से काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति होती है, या उनको उनकी सिंपैथी होती है।
और जब उन्हें ये पता चलता है कि आनेट प्रेग्नेंट है तो वो उसकी भागने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ केतिल गया होता है अपने नए किंग से मिलने, जो कि कनूट था, क्योंकि उनका पिछला राजा मर चुका था, जो कि कनूट का ही भाई था, जिस वजह से कनूट ने उस जगह को टेक ओवर कर लिया था और वो नया किंग बन चुका था। वो जाके कनूट के पास चीज लगता है कि जैसे हम पिछले राजा को टैक्स के तौर पे कई सारी फसलें दे देते थे, वैसे ही हम तुम्हें भी भेज दिया करेंगे। लेकिन वहीं कनूट के दूसरे ही प्लान्स चल रहे थे। उसको तो बस बहाना चाहिए था केतिल से वॉर स्टार्ट करने का, ताकि वो उसके पूरे फार्मलैंड पे कब्जा कर ले। और उसको ये बहाना मिलता है केतिल के ना समझ बेटे की वजह से, जो कि एक नौसिखिया था। वो जाके कनूट से कहता है कि तुम मुझे अपना किंग्स कार्ड बना लो। हालांकि वो एकदम नौसिखिया था। जब कनूट उसे कहता है कि ये सुअर काट के दिखाओ, तो वो नहीं काट पाता। बाद में कई सारे सोल्जर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, तो बाहर वो उनसे लड़ने लगता है। स्टार्टिंग में तो वो बस वहाँ बैठ के उनकी बातें ही सुनना था, लेकिन जब उसका बड़ा भाई थॉरगिल वहाँ आता है तो वो उसे भड़काता है और उनसे झगड़ा करने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ही थॉरगिल कई सारे आर्मी के सोल्जर्स को मार देता है, जिसकी वजह से कनूट को बहाना मिल जाता है उनसे वॉर स्टार्ट करने का। केतिल और उसके दोनों बेटे वहाँ से जैसे तैसे जान बचा के भागते हैं। वो मिस्टर लीफ की मदद से उनकी बोट में एक कैन में छुप के भाग जाते हैं, क्योंकि मिस्टर लीफ केतिल को वहीं मिले थे और वो थॉरफिन को ढूंढ रहे हैं। मिस्टर लीफ की केतिल से डील होती है कि केतिल को वहाँ से निकालने के बदले केतिल थॉरफिन को मिस्टर लीफ को दे देगा। तो वो वही थॉरफिन हुआ जिसको मिस्टर लीफ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ एक लड़का पहले ही थॉरफिन बन के रह रहा है, जो कि एक बहरूपिया है और उन्हें पता है ये बात, इसलिए वो उसको अपना लड़का बना के अपने साथ रख रहे हैं। हालांकि वो असली थॉरफिन नहीं है। लेकिन केतिल जब अपने फार्म वापस पहुंचा तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़े कारनामे हुए, जिसको देख के मुझे विनलैंड सागा का लेवल का अंदाजा लग गया। केतिल की पूरी तरह फटी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कनूट की आर्मी वहाँ हमला करने वाली है। और जब उसे पता लगता है कि आनेट ने भागने की कोशिश करी है और उसी ने गार्डर को छुड़ाया है, तो वो जाके आनेट को पीटने लगता है। केतिल सिर्फ आनेट पे भरोसा करता था कि वो उसे कभी धोखा नहीं देगी, लेकिन जब उसे पता लगता है कि आनेट ने भी उसे धोखा दिया है, तो वो उसे जाके जानवरों की तरह पीटने लगता है। और आनेट कहती है, प्लीज़ मेरे पेट पे मत मारिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हालांकि वो बच्चा केतिल का ही होता है, लेकिन उससे आनेट पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो आनेट को और बुरी तरह जानवरों की तरह मारने लगता है। वो आनेट का सर फोड़ देता है और उसके पेट पे भी लात मारता है। ये सीन सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। केतिल एकदम वाहियात आदमी था। केतिल एक बुज़दिल था, जो कि एक औरत पे हाथ उठाता है। उसकी बुरी तरह फटी हुई थी कि कनूट की आर्मी वहाँ हमला करने वाली है, यहाँ तक कि वो अपने बेटे थॉरगिल से भी डरता था। और उसने एक झूठी कहानी बना रखी थी कि आयरन फिस्ट केतिल, जो कि उसी के नाम का एक वॉरियर था, वो दोनों एक ही आदमी यानी केतिल ही है। हालांकि स्नेक को इस बात का पता था, लेकिन बाकी गांव वालों को लगता था केतिल ही आयरन फिस्ट केतिल है। वहीं दूसरी तरफ थॉरफिन और रेनर को बंदी बनाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने आनहिर और गादर की भागने में मदद करी थी। हालांकि गादर अब मर चुका है, लेकिन फिर भी केतिल से पिटाई के बाद आनेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। हालांकि स्नेक और बाकी लोग केतिल को रोक देते हैं आनेट को और मारने से। फिर आनेट को उस बुढ़ो के घर लिया जाता है, जो कि थॉरफिन और रेनर की मदद कर रहा था खेती करने में। उसके बाद थॉरफिन और मिस्टर लीफ का रियूनियन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंट था थॉरफिन के लिए। लेकिन उस टाइम उसकी दोस्त आनेट की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी, इसलिए मिस्टर लीफ डिसाइड करते हैं कि वो थॉरफिन और रेनर के साथ साथ आनेट को भी खरीद लेंगे, क्योंकि केतिल ने उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर रखी थी। उसके बाद मिस्टर लीफ थॉरफिन से कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि कनूट की आर्मी यहाँ हमला करने आ रही है और मैं नहीं चाहता कि दूसरे की लड़ाई में मैं भी फंस जाऊँ। लेकिन थॉरफिन डिसाइड करता है कि वो यहाँ रुकेगा और जाके कनूट से बात करेगा लड़ाई को रोकने के लिए। जब रेनर को पहली बार पता चला होता है कि आनेट की इस हालत का जिम्मेदार केतिल है, तो रेनर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो केतिल को मारने चाह रहा होता है, लेकिन थॉरफिन और बाकी सब उसे रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ केतिल अपनी सेकी भगाड़ने के चक्कर में काफ़ी सारे अनआर्म्ड लोगों को अपनी आर्मी में धर लेता है, जो कि अनट्रेंड थे, जिनमें आधे से ज़्यादा लोगों को ठीक से तलवार पकड़नी भी नहीं आती। उनमें खाली स्नेक और उसके कुछ लोग थे जो कि ट्रेंड थे। हालांकि जब जंग स्टार्ट होती है तो उनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। थॉरगिल को लगा था कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा मेंबर है, जो कि उन्हें हराने के लिए काफ़ी होंगे, लेकिन कनूट के जो बेस्ट मेंबर्स आए थे उनके सामने अनट्रेंड आर्मी क्या ही उखाड़ लेती। और केतिल, जो कि खुद को आयरन फिस्ट बता के लोगों को चूतिया बनाता था, उसकी काफ़ी तबीयत से पिटाई होती है और कितने सैनिक तो उसके ऊपर से चढ़ के निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ थॉरगिल चालू बनता है। वो सोचता है कि मैं नदी में तैर के दूसरी तरफ से आऊँगा और कनूट के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दूंगा जब उसके गार्ड्स का ध्यान उस पर नहीं होगा। हालांकि वो कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और वहाँ से जैसे तैसे जान बचा के भाग जाता है। वहीं केतिल का दूसरा छोटा बेटा, जिसकी वजह से ये जंग स्टार्ट हुई थी, वो जब देखता है वॉर कैजुअल्टीज को, किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, कितने लोग वैसे मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, तो उसको अकल ठिकाने लग जाती है और वो डिसाइड करता है। कनूट ने उन्हें शाम तक का टाइम दिया था कि वो सरेंडर कर ले, इसलिए वो डिसाइड करता है कि हम सरेंडर कर देंगे, क्योंकि केतिल बुरी हालत में था। थॉरगिल तो लड़ना चाहता था, लेकिन केतिल ने अपना वारिस अपने छोटे बेटे को बनाया था। वैसे तो केतिल का बाप भी वहाँ था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि छोटे बेटे को ही चुनने दिया जाए, वरना थॉरगिल तो चाहता था कि हम थोड़ा और लड़ें।
वहीं दूसरी तरफ थॉर्फिन और एनर आर्नहिड को लेके जब बोट पे जा रहे होते हैं मिस्टर लीफ की, तभी आर्नहिड की डेथ हो जाती है। वैसे तो आर्नहिड उस टाइम कोमा में थी और वो चूझ रही थी कि उसे जिंदा रहना है या नहीं। तभी वो डिसाइड करती है कि उसे अपने पति और अपने बच्चे के साथ वापस चले जाना चाहिए, तो वो मर जाती है। वैसे तो आर्नहिड का कैरेक्टर एक साइड कैरेक्टर था, लेकिन उसकी मौत काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिट करती है और आर्नहिड की ग्रेव वाला सीन किसी मास्टरपीस से कम नहीं। थॉर्फिन डिसाइड करता है कि वो जाके वॉर रोकेगा अभी क्या अभी, इसीलिए थॉर्फिन चले जाता है कनूट के पास। हालांकि कनूट के सोल्जर्स थॉर्फिन को उससे मिलने नहीं देते। थॉर्फिन उन्हें बताता है कि वो कनूट का पहले गार्ड रह चुका है, अगर तुम उसका नाम बताओगे तो वो उसे आने देगा। लेकिन उनके सोल्जर्स को थॉर्फिन की हाइट देख यकीन नहीं होता कि ये छोटी सी हाइट का कभी गार्ड बना होगा, इसीलिए वो थॉर्फिन को पीटने लगते हैं। इसमें से एक सोल्जर थॉर्फिन को मार रहा होता है, तभी बाकी सब शर्त लगा लेते हैं कि थॉर्फिन कितने पंचेस तक टिकेगा। पहले तो थॉर्फिन सिर्फ बच ही रहा था, लेकिन बाद में वो लोग कहते हैं कि अगर तुम 100 पंच तक टिक गए तो हम तुम्हें जाने देंगे। थॉर्फिन बुरी तरह पिट रहा होता है, वो 25-30 पंच के बाद ही नीचे गिर जाता है। तभी एनर और स्नेक आके थॉर्फिन को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन थॉर्फिन मानता नहीं है और वो ऐसे करते करते पूरे 100 पंच खाता है। वो बंदा जो कि थॉर्फिन को 25 मारा था, वो थॉर्फिन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है। वो थॉर्फिन से कह रहा है, थॉर्फिन सन ऑफ थॉर्स, यू आर अ ट्रू वॉरियर। तभी कनूट का गार्ड थॉर्फिन से कहता है कि अगर तुम सच में कनूट के कभी गार्ड रहे होते तो तुम इस बंदे को आसानी से हरा देते। तभी थॉर्फिन कहता है कि ये किस तरह का सवाल है, मैं यहाँ पीस के लिए नेगोशिएट करने आया हूँ, इस वक्त मैं किसी पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, हमारे पास कोई वजह नहीं है एक दूसरे से नफरत करने की। और तभी थॉर्फिन इस एनिमे की अब तक की बेस्ट लाइन कहता है कि आई डोंट हैव एनी एनिमीज। और उसके बाद थॉर्फिन और एनर को कनूट से जाके मिलने का मौका मिलता है, जिसके बाद थॉर्फिन कनूट से माफ़ी मांगता है उसके चेहरे पे जो निशान है उसकी वजह से। तभी कनूट का कमांडर या ये कहूँ कि उसका बॉडीगार्ड होता है, उसे रियलाइज़ होता है कि ये बंदा है जिसने कनूट को ये निशान दिया था, ये बंदा तो थॉर्केल की टक्कर का माना जाता था। और वहीं कनूट भी थॉर्फिन से माफ़ी मांगता है उसको एक स्लेव बनाने के लिए। हालांकि मैं कनूट को ज़्यादा खास पसंद तो करता नहीं था, लेकिन इस मोमेंट के बाद उसे नफरत भी नहीं करता हूँ। थॉर्फिन कनूट से मिलने के बाद कनूट से कहता है कि तुम अपनी आर्मी लेके वापस चले जाओ और इस फार्म को छोड़ दो। हालांकि काफ़ी देर तक बात करने के बाद भी कनूट नहीं मानता है। कनूट और थॉर्फिन के बीच में काफ़ी देर तक बात चलती है। कनूट कहता है कि मैं इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ, इस दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी मेरे अंदर काम करती है, लेकिन क्या मेरे कहने से समुद्र का पानी बहना रुक जाएगा? नहीं। मैं एक ऐसा पैराडाइज बनाना चाहता हूँ जहाँ ना कोई स्लेवरी होगी, ना ही कोई वॉर, दुनिया सिर्फ पीस में होगी। लेकिन ऐसी दुनिया बनाने के लिए मुझे लोगों को फोर्स करना पड़ रहा है। ज़रा हम वाइकिंग्स के चेहरे देखो, क्या तुम्हें लगता है कि हम किसी पैराडाइज में रहना डिजर्व करते हैं? मैं एक ऐसी दुनिया बना रहा हूँ जो कि ईश्वर के खिलाफ है। धरती पर स्वर्ग बनाना ईश्वर के खिलाफ जाने जैसा है, और हम वाइकिंग्स ये करके दिखाएंगे। और तभी थॉर्फिन कहता है, उन लोगों को क्या जो तुम्हारे इस पैराडाइज में नहीं रह सकते? मैं एक ऐसी दुनिया बना लूँगा जहाँ पे मैं ऐसे लोगों को रख सकूँ। कनूट थॉर्फिन से कहता है कि तुम इतनी बुरी तरह पिट के आए हो, वो भी निहत्ते, मुझसे डिमांड करने कि मैं इस फार्म को छोड़ दूँ, और क्या लगता है कि तुम्हारे कहने से मैं ऐसा कर दूँगा? अगर मैं इस फार्म को ना छोड़ूँ तो तुम क्या मुझसे लड़ोगे? थॉर्फिन कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कनूट कहता है कि तुम सिर्फ भाग जाओगे, तो थॉर्फिन कहता है कि हाँ मैं सिर्फ भाग जाऊँगा, और मैं कहाँ जाऊँगा ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कनूट कहता है कि मेरी टेरिटरी बढ़ती जा रही है, एक ना एक दिन मेरी टेरिटरी उस जगह पे भी आ जाएगी। तो थॉर्फिन कहता है कि जब तक मेरे पास दुनिया में जगह बची है भागने के लिए, तब तक मैं नहीं लड़ूंगा, और मैं अपनी उस दुनिया में उन लोगों को जगह दूंगा जो तुम्हारे पैराडाइज में नहीं रह सकते, जैसे कि वाइकिंग्स या और लोग। सो प्लीज़ अपने काम को ज़रा ध्यान से करो और मेरे लिए और काम मत बढ़ाओ कि मुझे और लोगों के लिए जगह ढूंढनी पड़े। इसके बाद कैनूट उस लैंड को छोड़ देता है और थॉर्फिन अपने घर चला जाता है। हालांकि लास्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा फनी एपिसोड था इस पूरे सीज़न का अब तक का। थॉर्फिन अपनी माँ से मिलता है, अपनी बहन से मिलता है। उसकी बहन वैसे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों भाई बहनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार है। थॉर्फिन की बहनों से बुरी तरह पीटती है, और अब थॉर्फिन निकल चुका है असली विनलैंड ढूंढने, ताकि वो सब लोगों को एक शांत जगह प्रोवाइड कर सके। विनलैंड सागा उन गिने चुने एनिमेज में से एक है जो तुम्हारे रियल लाइफ डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। विनलैंड सागा उन गिने चुने एनिमेज में से एक है जिन्हें देख के मैं इमोशनल हुआ था। पहली बार शायद वो ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज थी, और उसके बाद वॉयलेट एवरगार्डन की मूवी जिसमें एक बच्चा मरने वाला था कैंसर की वजह से, और वो अपने माँ बाप और छोटे भाई के लिए लेटर लिखता है, और आखिर में विनलैंड सागा। मैं बात करूँ थॉर्फिन और कनूट की पीस टॉक की, या फिर उसकी माँ और उसके रियूनियन की, या फिर आर्नहिड की डेथ वाला सीन जिसमें वो घोड़ा गाड़ी में गार्डर के साथ बैठ के जा रही होती है। विनलैंड सागा के सीजन 2 में कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं
जिनके सीन काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिट करते हैं। और कई सीन्स तो ऐसे हैं जैसे लगता है कि मांगा पैनल को सीधे सीधे स्क्रीन पर उतार दिया गया हो। और एक स्पेशल सीन भी था जो कि एनीमे कैनन था, जिसमें थॉर्स यानी थॉरफिन का बाप और थॉरफिन के बीच में एक चैट होती है एक बड़े से खेत में, क्योंकि थॉरफिन का इल्यूजन या सपना ही था। विनलैंड सागा जितना ज़्यादा विजुअली अच्छा है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है, चाहे बात करूँ इसके इंट्रो की या फिर आउट्रो की। और इम्पैक्टफुल सीन्स के साथ जो बीजीएम यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और साथ में इसकी डायरेक्शन तो कमाल की है ही। और विनलैंड सागा की स्टोरी एकदम ग्राउंडेड है, इस वजह से मेरे लिए किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। लोग इसे यूं ही गोटलैंड सागा नहीं कहते। ये शायद मेरे चैनल का अब तक का सबसे बड़ा वीडियो होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारे किसी जान पहचान वाले को भी विनलैंड सागा पसंद है तो प्लीज़ उसे वीडियो शेयर कर देना। तब तक के लिए दिस इज वॉचर्स कीप वॉचिंग।